Hello dear students, today in this lecture we are going to talk about thermodynamics. Thermodynamics एक अच्छा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसी के बारे में हम आज डील करेंगे। क्या है थर्मोडायनेमिक्स, क्या है इसके पीछे की थीम और ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं और ये हम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, बस हल्का सा डिफरेंस है। और दैट टू इज इन द साइन कन्वेंशन। केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं चीजों को कि साइन कन्वेंशन में कोई एरर आए ही ना। और फिजिक्स में क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स में साइन वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वो बहुत छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी है और हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम है गंगेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल दैट इज केमिस्ट्री गुरुकुल के अंदर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं हरि का नाम लेकर के। जय माता दी। देखिए लिखा हुआ क्या, थर्मो और डायनेमिक्स। सबसे पहले चीज तो हमको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो यहां से एक वर्ड निकल के आता है थर्मो, और दूसरी चीज क्या निकल के आती है? डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या चीज है? डायनामिक्स का मतलब यह है समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू मोशन। समथिंग विच इज रिलेटेड टू मोशन, जिसका फ्रीक्वेंट चेंजेस हम देख सकते हैं, जिसके अंदर वेरिएशन हम देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डायनामिक्स। इसी का जस्ट उल्टा होता है स्टैटिक। मतलब क्या है कि उसके अंदर वेरिएशंस हम नहीं देख सकते हैं। थर्मो से रिलेटेड है हमारा टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण यहां पर पार्टिकल्स में क्या मूवमेंट होगा? किसमें? पार्टिकल्स। हम यहां पर पार्टिकल के रेफरेंस में बात करेंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो पार्टिकल के रेफरेंस में टेम्परेचर में चेंजेस होने के कारण किस तरीके से उसका पूरा सिस्टम में चेंज आता है, मोशन कैसा होता है पार्टिकल का, वो क्या क्या चीजें कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, या फिर उसके कारण एनर्जी में क्या वेरिएशन आ पा रही है, इन सब को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसका? केमिस्ट्री का, जिसमें हम डील करते हैं किसमें? मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, वॉल्यूम वेरिएशन, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर हम डील करते हैं किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स। तो ये किससे रिलेटेड है? पार्टिकल से रिलेटेड है, मतलब मैटर के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। इसलिए ये केमिस्ट्री का किस पार्ट में आ जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। कौन सा पार्ट आ जाता है? ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात हमने समझ ली है। अब कैसे हम पहचाने कि पार्टिकल को हमको कैसे रीड करना है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम समझते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी है खूबसूरत सा। देखिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? थर्मोडायनेमिक्स टर्म। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स को ओवरऑल हमको समझना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझनी पड़ेगी कि हम थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट है या पार्टिकल के अंदर जो वेरिएशन है वो हम किस रेफरेंस में लिखेंगे। यहाँ पे रेफरेंस क्या होगा, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं फिजिक्स के अंदर, वो कैसा होगा। तो उससे पहले हमको क्या करना है? टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स समझने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहला टर्म देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है? द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये क्या चीज है समझते हैं। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? सिस्टम की, और दूसरी किसकी बात कर रहा हूं? सराउंडिंग की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक टम्बलर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टम्बलर। ठीक है, इस टम्बलर के अंदर मान लेते हैं कि कुछ मैंने पार्टिकल्स रख दिए हैं। ये पार्टिकल्स कैसे हैं? गैसियस नेचर के मान लेते हैं। कैसे है ये? गैसियस नेचर के। ठीक है, गैसियस नेचर के ये पार्टिकल्स कैसे हैं? गैसियस नेचर के। तो इसमें क्या होता है? देखिए अगर मैं
इस पार्टिकल के अंदर, मतलब सिर्फ पार्टिकल के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके भी बारे में या जिसके अंदर वेरिएशन हमको देखना होता है, उसको क्या कहा जाता है? सिस्टम। क्या कहा जाता है उसको? सिस्टम। तो यहां पर जो हमने गैसियस नेचर वाला पार्टिकल लिया है, हम उसी को रीड करना चाहते हैं। अगर उसी के बारे में वेरिएशन देखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इस रेफरेंस में सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। जिसको भी हम रीड करते हैं या जिसके अंदर भी पैरामीटर्स के अंदर वेरिएशंस हमको देखना होता है, उसको क्या कहा जाता है? सिस्टम। और उसके अलावा जो चीज बचती है, जैसे ये सारी चीजें, ये सारे के सारे क्या है? पार्टिकल्स। कौन से हैं? गैसियस पार्टिकल। ये सारे के सारे किसका पार्ट हो जाएंगे? सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। किसका पार्ट हो जाएंगे? सिस्टम। और इसके अलावा जो भी चीज आपको दिख रही है यहां पर, जो भी चीज यहां पर दिख रही है, उसको क्या कहा जाता है? सराउंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सराउंडिंग। जो भी चीज सिस्टम के अलावा आपको दिख रही है, उसको क्या कहा जाता है? सराउंडिंग। तो अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो ये मेरा सिस्टम हो गया, और इससे बाहर जो भी चीज है उसको क्या कहा जाएगा? सराउंडिंग कहा जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, सिस्टम को और सराउंडिंग को, तो इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। तो अगर मैं मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, और मेरा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मान लेते हैं कि मैं अर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? अर्थ। तो अर्थ मेरा हो गया सिस्टम। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो हो गया सिस्टम। उसके अलावा जो चीज दिख रही है वो हो गई उसकी सराउंडिंग। और उन सब को इंक्लूड कर दूं तो उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हम किस पे रीड कर रहे होंगे? ध्यान रखिएगा। पहला होगा हमारा सिस्टम। सिस्टम के अंदर अगर वेरिएशन हो रहे हैं तो उससे सराउंडिंग पे क्या असर पड़ेगा, और ओवरऑल अगर एमैल्गमेट करते हैं तो यूनिवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, यही सब सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम क्या होता है? जिसके बारे में हम रीड कर रहे हो या जिसके अंदर वेरिएशन हमको देखती हो, जिसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हमको समझना है, वो सिस्टम कहलाएगा। उसके अलावा जो चीज है उसको सराउंडिंग कहेंगे, और इन दोनों को मिला देंगे तो हम क्या कहेंगे? उसको यूनिवर्स कहेंगे। ये पहली चीज हमको समझ में आ गई। अब आगे की चीज देखते हैं क्या है। ठीक है, यही सब सारी चीजें लिखी हुई देखिए। यूनिवर्स इज इक्वल्स टू द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहां पर क्या लिखा? देखिए मैंने एक टर्मिनल बनाया था, जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसको सिस्टम मान लिया, उसके बाहर जो चीज दिखी उसको सराउंडिंग कह दिया, और पूरे को अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कह देंगे? यूनिवर्स कह देंगे। ठीक, अच्छी बात है। अब आते हैं हमारे पास कि भाई साहब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं और कि देखिए ये जो आप देख रहे हो सिस्टम, और ये जो आप देख रहे हो सराउंडिंग, यहां पर क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये वॉल है, इसको क्या कहा जाता है? वॉल कहा जाता है, या इसी को कहते हैं हम बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या चीज है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे? सेपरेट करे, वो क्या कहलाता है? बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री ऑफ द सिस्टम क्या कहलाता है? वो बाउंड्री ऑफ द सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हमारे सामने अगली चीज आती है कि सिस्टम बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो समझते हैं सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। देखिए हमें देखना है कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं और इसके टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे जानना जरूरी है कि कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक को क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है ओपन सिस्टम। क्या कहा जाता है? ओपन सिस्टम।
दूसरे को क्या कहा जाता है? क्लोज सिस्टम। और तीसरे को क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तीन चीजें हमने देखी। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा हमारे पास क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या कहानी है इनकी, एक एक करके हम जान लेते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम की, तो मैंने क्या किया? एक टम्बलर ले लिया। क्या ले लिया? एक टम्बलर। ठीक है, इसके अंदर गैसेस पार्टिकल है। क्या है? गैसेस पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो गैसेस पार्टिकल है, इनका डेफिनेटली क्या होगा? मास होगा। जो भी पार्टिकल है, मैटर का पार्ट है, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? मास होगा ही। तो मास है। ठीक है, दूसरी चीज, आप अगर ओपन सिस्टम के रेफरेंस में हम बात करेंगे, तो मैंने क्या किया? यहां पर इसको हीट अप्लाई कर दिया। ये क्या हमारे पास? बर्नर लगा दिया है। ठीक है, मैंने हीट लगाना चालू कर दिया। जब मैंने हीट अप्लाई किया, तो ये मेरा क्या है? सिस्टम है, पहली बात। इसके अलावा जो चीज है वो सराउंडिंग है, और पूरा ओवरऑल हम कहें तो क्या कहेंगे? इसको यूनिवर्स कहेंगे। तो मैंने क्या किया? इसके अंदर मास है, मान लेते हैं। अब क्या करोगे? जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? ये धीरे धीरे इस सिस्टम को इजेक्ट कर देगा, बाहर निकलने लगेगा। क्या करेगा? यहां से सिस्टम से बाहर निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ओपन है। क्या है ये? ओपन। तो अगर कोई चीज ओपन है, तो डेफिनेटली यहां पर धीरे धीरे आप बॉयल करते चले जाओगे, तो ये पार्टिकल्स, मैटर जो है, ये बाहर निकलने चालू हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? मैटर का कॉम्पोजिशन डिक्लाइन होगा, कम होना चालू हो जाएगा। तो जब कम होना चालू होगा, तो हम क्या कहेंगे? यहां पर मास में वेरिएशन आता है। मास चेंज इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज हो सकता है। दूसरी चीज क्या है? हीट का भी एक्सचेंज पॉसिबल। हीट भी एक्सचेंज हो रहा हो, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा हो। और जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपने देखा होगा अक्सर सिस्टम के बाहर कहीं पर भी आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, तो इस तरीके से हीट आपको बाहर निकलता हुआ दिखता है। कभी भी आप गर्म करें, कभी पानी गर्म करो, आप देखोगे एक अजीब सी वेव्स बनती हुई आपको दिखते हैं टम्बलर के बाहर। तो वो बेसिकली क्या है कि हीट वहां पर एक्सचेंज हो रहा है, मतलब सिस्टम से हीट बाहर की तरफ निकल रही है। तो वहां पर सिस्टम में ये दो चीजें हो रही होती है। अगर मास में वेरिएशन आ जाए, हीट भी एक्सचेंज हो रहा हो, तो इस टाइप के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। पहली बात, ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, क्लोज्ड सिस्टम क्या है? अब इसी चीज को देखिए, मैंने क्या किया? टम्बलर लिया, इसको क्या कर दिया? मैंने हीट किया। ठीक है, हीट कर दिया इसको। ठीक है, और इसको ऊपर से क्या रखा? मैंने क्लोज। इसको मैंने ऊपर से क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। जब इसको ऊपर से क्लोज कर दिया, इसके अंदर पार्टिकल्स भी हैं। क्या है इसके अंदर? पार्टिकल्स भी हैं। अब जब इसके अंदर पार्टिकल्स है, तो क्या होगा? देखिए, अब पार्टिकल है तो डेफिनेटली इसका मास भी होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहां पर हीट भी बनेगा। और चाहे आप प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले लो। किसका एग्जांपल ले लो? प्रेशर कुकर का। जब आप उसको कॉन्स्टेंटली हीट कर रहे होते हैं, तो ऊपर से तो उसका लिड बंद होता है, लेकिन जब आप धीरे से उसको लाइट फ्रेम में देखोगे, तो वहां से आपको वेव्स निकलते हुए दिखेंगे टम्बलर के पास से। मतलब क्या है कि हीट तो एक्सचेंज हो रही है, या उसके पास में भी आप अपना हाथ लेके चले जाओगे प्रेशर कुकर के, तो आपको हीट महसूस होती है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हीटिंग हो रही है, हीट बाहर भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहां पर हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है। लेकिन जो चीज यहां पर इसके अंदर है, जो चीज इसके अंदर है, मैटर, वो बाहर इवेपोरेट होकर के कहीं नहीं जा पा रहा, इसी के अंदर ही है। तो मैटर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। मैटर में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, मतलब मास में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, मास रिमेन्स सेम। लेकिन हीट एक्सचेंज अगर पॉसिबल हो जाता है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लोज सिस्टम कहते हैं। मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। अब
अब तीसरी चीज आती है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, आप सभी जगह कोशिश करते हो कि जब ठंडी आती है, ठंड का सीजन चालू होता है, विंटर वेकेशन चालू हो जाती है, हर कोई मतलब घर में बैठा रहता है, रिलैक्स कर रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, या फिर वेकेशन पे निकल जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक थर्मो फ्लास्क लेते हैं, और चाय के शौकीन सभी जने होते हैं, मतलब मेजॉरिटी में बात कर रहा हूँ, 99.99% आपको चाय के शौकीन मिलेंगे। 0.01% हो सकता है कि चाय के शौकीन ना भी निकले, हो सकता है हेल्थ कॉन्शियस कुछ ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, उस थर्मोप्लास्ट के अंदर वो क्या करते हैं, चाय डाल के रख लेते हैं और उसको ढक्कन को बंद कर देते हैं। ढक्कन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, मतलब लिड इज क्लोज्ड। तो अब उसमें क्या होता है कि आप 4 घंटे के बाद भी जब उस ढक्कन को खोल करके वहां से चाय निकालते हैं तो चाय वैसा ही गर्म मिलता है आपको जैसा पहले था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो सिस्टम आपने यूज किया हुआ है उसके अंदर ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है, मैटर भी बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब लिक्विड से गैसियस फेज में नहीं जा रहा है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रही है, और साथ में हीट भी बाहर नहीं निकल रही है। हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। हीट एक्सचेंज भी पॉसिबल ना हो तो इसका मतलब क्या है कि इसका सिस्टम का सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर मास भी वो एक्सचेंज नहीं कर रहा, यहां पर वो हीट भी एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो ओवरऑल कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। कोरोना काल में हम क्या कर रहे थे, हम अपने आप को क्वारंटीन कर रहे थे। ये क्वारंटीन वर्ड कहां से आया, ये बेसिकली आइसोलेशन का ही मतलब एक तरीके से दूसरे फ्रेम में हम क्वारंटीन कहते हैं, मतलब अपने आप को बाकी सराउंडिंग से बचा करके रखना। तो अगर बचा करके रखोगे तो आप क्या हो जाओगे, आइसोलेटेड। सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ आप अपने अंदर वर्क कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप क्या हो गए, सिस्टम को मैं ट्रीट करूं तो आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी वेरिएशन उसके अंदर देखने को नहीं मिले तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो 3 हमने पढ़ा, एक ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 पार्ट हो गए सिस्टम के। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एनसीईआरटी को आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं इसके लेक्चर को देखने के बाद, और आपको ये सब सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज आसान है। ठीक, देख लीजिए ये चीज लिखा हुआ है, हीट और वर्क एक्सचेंज हो रहा हो, मैटर एक्सचेंज कर रहा हो तो ओपन सिस्टम, नहीं हो रहा हो तो सिर्फ क्या एक्सचेंज हो रहा हो, एनर्जी या फिर हीट एनर्जी हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं उसको, क्लोज सिस्टम। मैटर नहीं होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही पॉसिबल नहीं होता है। अब आ जाता है हमारे पास स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या आ जाता है हमारे पास, स्टेट ऑफ द सिस्टम। बड़ा शानदार चीज है ये, स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम 2 टाइप के होता है, एक कौन सा होता है, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा है पाथ फंक्शन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टेट फंक्शन और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, पाथ। ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। स्टेट क्या होता है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर हम बात करें तो हम रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं। जैसे हमने ले लिया प्रेशर ले लिया, हमने वॉल्यूम ले लिया, हमने एनर्जी ले लिया, इंटरनल एनर्जी ले लिया, ये सब सारी चीजें जिसको भी आप सिस्टम के रेफरेंस में वेरिएशन में देखना चाहते हैं, जिसके अंदर भी वेरिएशन, जैसे प्रेशर में वेरिएशन देखना है, वॉल्यूम में वेरिएशन देखना है, टेम्परेचर में वेरिएशन देखना है, तो ये सब क्या बताएगा, उस पार्टिकल का स्टेट बताएगा कि क्या प्रेशर में वेरिएशन हुआ है तो पहले कैसे था अब कैसा है, वॉल्यूम पहले कितना था अब कितना हो गया, टेम्परेचर पहले कितना लग रहा था उसके बाद कितना टेम्परेचर वेरिएशन आया। तो ये सब सारी चीजें क्या है, स्टेट है। क्या बताता है, एक पार्टिकल का स्टेट बताता है कि उसके अंदर क्या वेरिएशन पॉसिबल है या हो रही है। इन सब चीजों को हम स्टेट कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स मतलब जिसमें वेरिएशंस हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं इसके बारे में, जैसे कि एक होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी पे डायरेक्ट आ गया। स्टेट फंक्शन और
बाकी बताना बाकी है। देखिए एक होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन, दूसरा हमारे पास होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं इसके। एक होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है हमारे पास पाथ फंक्शन। कौन सा होता है हमारे पाथ फंक्शन। देखिए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है समझते हैं बात को। देखिए अगर हम बात करें फिजिक्स में अक्सर हम लोग पढ़ते ही हैं कि जैसे मेरे को पॉइंट ए है और दूसरा मेरे पास क्या है पॉइंट बी है। ए है और दूसरा कौन सा है पॉइंट बी है। तो अगर मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास जाना है, क्या जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर मेरे को जाना है तो क्या होगा, ये कोई एक डिस्टेंस है जो कि कवर करनी पड़ेगी। अब ए से बी मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं, कैसे भी करके जा सकते हैं। ठीक है, कैसे भी करके हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डायरेक्शन हम अगर चूज करके फाइनली ए से बी तक ही पहुंचना होता है हमको, ऐसे टाइप के पैरामीटर्स जो कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे उसको पाथ फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, पाथ फंक्शन। मतलब क्या है, जैसे ए से बी जाने के लिए मैंने ये डायरेक्शन चूज कर लिया, ये पाथ फॉलो किया मैंने, ठीक है, अच्छी बात है। ए से बी जाने के लिए मैंने ये पाथ को फॉलो कर लिया। अब ए से बी जाने के लिए मैंने ये डायरेक्ट तरीका भी अपना लिया। तो बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। तो बहुत सारे वेरिएशन जब पॉसिबल है तो उन टाइप के फंक्शन को जो कि पाथ पे डिपेंड करे, किसी भी पोजीशन को अटेंड करने के लिए, या केमिकल टर्म्स में हम बात करें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कौन सा पाथ वो फॉलो किया, वो पाथ फंक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो पाथ फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि स्टेट फंक्शन फिर कैसा होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कि भाई साहब स्टेट फंक्शन कौन सा होगा, देखते हैं। ये मैंने पहले पाथ फंक्शन के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन। कौन सा होता है, स्टेट फंक्शन। अब ये जो स्टेट फंक्शन है वो क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, देखिए अगर मैं स्टेट फंक्शन की बात करूंगा तो जैसे मैं ए से इसमें जा रहा हूं बी में, इसमें जा रहा हूं ए से बी, तो आपने दो चीजें सीखी होगी फिजिक्स के अंदर। क्या होता है, एक होता है फाइनल स्टेट और दूसरा कौन सा होता है, इनिशियल स्टेट। मतलब पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या हो रहा है, उसके बीच में क्या क्या काम हुआ, उस सब चीज को हम क्या कह देते हैं, स्टेट। कि भाई साहब बताओ अब पार्टिकल का स्टेट कैसा है, क्या वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्या वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्या हुआ है उसको। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले इसके अंदर कितनी एनर्जी लग रही होगी, बाद में कितनी एनर्जी लग रही होगी, इन दोनों का डिफरेंस बता दो मेरे को। तो जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इनिशियली कितना था, फाइनली कितना है। हमको सिर्फ इसी से मतलब है, बाकी कोई भी पाथ ये फॉलो करे मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर मुझे क्या फाइंड करना है, स्टेट फंक्शन में अगर मुझे डील करना है तो मैं सिर्फ क्या देखूंगा कि पहले इनिशियली क्या था, फाइनली क्या बन गया, उन दोनों के बीच में कितना वेरिएशन आया, सिर्फ मेरे को उसी से मतलब है। कौन सा पाथ फॉलो किया उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेट फंक्शन कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब कोई एग्जांपल तो दो, कैसे हम पता करेंगे कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा पाथ फंक्शन है, कैसे पता करें। तो ध्यान रखिएगा, एग्जांपल में तीन चीजें हमको याद रखनी है। एग्जांपल में हमको तीन चीजें याद रखनी है। पाथ फंक्शन वही सिर्फ तीन मिलेंगे, बाकी उसके अलावा जो भी होंगे वो सारे स्टेट फंक्शन है। जैसे कि वर्क डन जो है, वर्क, ये हमेशा पाथ फंक्शन होता है। दूसरी चीज हीट,
हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन है। और तीसरा आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, ये भी हमारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पाथ फंक्शन होता है। इसके अलावा कुछ भी आपको लिख के दे दे वो सारे स्टेट फंक्शन है। जैसे मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो जब भी मेरे को वॉल्यूम चेंज निकालना पड़ेगा ए से बी के बीच में, डेल्टा बी, तो ये क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, दोनों को माइनस करोगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे। वॉल्यूम पहले कितना था, बाद में कितना हो गया। या फिर मैं कह दूं कि भाई साहब एनर्जी में चेंज बता दूं, ये डेल्टा यू लिखा हूं, यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर मेरे को निकालना है तो यू एफ माइनस यू आई करो, फाइनल कितना है, इनिशियल कितना है, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। या फिर मेरे को एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा एच, इसको कहा जाता है एंथैल्पी चेंज। या फिर मेरे को एनर्जी वेरिएशन, वैसे मैंने बता ही दिया आपको, ये थोड़ा अच्छा लिख लो, वी लिख लें इसको, ठीक है। तो कोई भी हमको जो कि स्टेट पे डिपेंड करे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करे, वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं, इन तीन को छोड़ करके। अब देखिए वर्क की मैं बात करूं, वर्क की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहां से, मैं जहां पर अभी खड़ा हूं, यहां से मुझे मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर कहीं दूर जाना है, ठीक है। उसके लिए 3 से 4 पाथ है आपके पास, कितने पाथ है, 4। एक पाथ को फॉलो करने पे वो 7 किलोमीटर बता रहा है, दूसरे पाथ को फॉलो करने पे वो 15 किलोमीटर बता रहा है, एक को 12 किलोमीटर और एक में 10 किलोमीटर बता रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूं। किसके थ्रू जा रहा हूं, दौड़ते हुए। तो जो 15 किलोमीटर होगा उसमें मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, जो 10 किलोमीटर है उसमें रिलेटिवली कम, सबसे कम किस में लगेगा, 7 में। तो कहने का अर्थ क्या है, मुझे ए से बी पे ही तो पहुंचना था, लेकिन क्योंकि मैंने अपना पाथ चेंज कर दिया तो वर्क डन बढ़ गया, वर्क डन बढ़ गया। ए से बी तक पहुंचने से हमको मतलब नहीं, हमने क्या पाथ फॉलो किया, वर्क डन उस पर डिपेंड करता है। और जितना वर्क डन करोगे उतना हीट रिलीज पॉसिबल है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो पॉसिबल है, हीट एनर्जी तो वेरिएशन लाएगा ही लाएगा। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। फिर आ जाता है स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड in temperature required in degree Celsius in order to bring change to 1 gram of substance, उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। सीखेंगे आगे क्या कहानी है इसकी, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, पाथ फंक्शन। इसके अलावा जो भी चीज आप देखोगे सारा का सारा क्या है, स्टेट फंक्शन है, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। समझ गए बात। अब साथ साथ में क्या करते हैं, जब भी मैं साइड आता हूं टॉपिक को बता करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब लिखा हुआ स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले स्टेट फंक्शन किसको दिया है, इंटरनल एनर्जी। किसको दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या, समझते हैं इस बात को। देखिए इंटरनल एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल एनर्जी, आपको इसके वर्ड से ही समझ में काफी कुछ आ रहा है। इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या चीज है, देखिए जब मैं बनाता हूं एक सिस्टम बनाया मैंने, क्या बनाया, एक सिस्टम, ठीक है। टम्बलर ले लिया, इसके अंदर मैंने पार्टिकल्स मिला दिए, ठीक है। पार्टिकल्स, ये पार्टिकल कैसे है, मान लेता हूं मैं ये गैसेस है। कैसा है पार्टिकल, गैसेस, क्योंकि इसमें हम जो चैप्टर है उसमें ज्यादातर डील करेंगे ऐसे गैस जो कि क्या होते हैं, आइडियल। कैसे होते हैं, आइडियल। आइडियल गैस के रेफरेंस में हम ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी किसका, इस गैसियस पार्टिकल का, किसका, इस गैसियस पार्टिकल का, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का एनर्जी के बारे में बात करें।
अब इस सिस्टम का एनर्जी किस किस कारण से हो सकता है, मान लेते हैं मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, यहां पर हीट अप्लाई किया। ये केस 2 है, पहले समझेंगे कि अगर मैंने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर जो गैसियस पार्टिकल है उसमें मैंने क्या किया, हीट अप्लाई कर दिया। मान लेते हैं एक बात आप सभी जने जानते होंगे, वट एवर यू ईट एवरी डे, वट एवर वर्क यू परफॉर्म एवरी डे, आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी होती है। और वो एग्जिस्टिंग एनर्जी कैसे बनती है, जो वर्क कर रहा होता है पार्टिकल उसके बेसिस पे बन रहा होता है। तो हर कोई, हर पार्टिकल, हर मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारा एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर क्या है, जो इनडिविजिबल होता है, वो है एटम। तो एटम की अपनी एग्जिस्टिंग एनर्जीज होती है हर किसी की। उसी तरीके से अगर मैं मैटर के रेफरेंस में बात करूं गैसियस फेज में, तो उसकी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है। अब ये एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकता है, समझते हैं। ये एनर्जी हो सकती है, तो अगर मैं बात करूंगा इंटरनल एनर्जी की, तो ये इंटरनल एनर्जी पार्टिकल का कहां से आता है, तो आप कहोगे साहब कि उसका पहली तो बात पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्टेट में है तो। दूसरा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, मोशन कर रहा होगा। तीसरी चीज आप कहेंगे कि भाई साहब उसके पास तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे अपनी जगह पे, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। आप कहोगे भाई साहब वाइब्रेशनल एनर्जी तो आपने ठीक कहा, और बताओ और कोई चीज है क्या, बिल्कुल है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, और रोटेशनल मोशन के कारण रोटेशनल एनर्जी बनेगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन के कारण जब पार्टिकल है तो वो गोल गोल भी तो घूमेगा, अपने जगह पे ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बन सकती है उसके अंदर। तो ये सब सारी चीजों को अगर मैं जोड़ दूं, इन सब चीजों को मैं जोड़ दूं हर एक पार्टिकल के रेफरेंस में, तो उस पार्टिकल का वो क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो उन सब एनर्जी को अगर मैं जोड़ दूं तो वो उस पार्टिकल मतलब सिस्टम की बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। समझ गए बात। अब इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ खास बात जो कि हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। देखिए, सबसे पहली बात, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ आपको कहूं इंटरनल एनर्जी को डिनोट किससे किया जाता है, किससे किया जाता है, यू से। किससे डिनोट करते हैं हम, यू से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई साहब यू को कैलकुलेट कर सकते हो, तो आंसर है यू कांट बी कैलकुलेटेड। यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन डेल्टा यू, क्या, डेल्टा यू का मतलब क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हम वेरिएशन चेक कर सकते हैं, हम इसके अंदर वेरिएशन चेक कर सकते हैं, जिसको हम डी से भी डिनोट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन से वेरिएशन हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसलिए स्टेट फंक्शन है। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएशन निकाल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके अलावा ये सब सारी चीजें आप समझ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो पार्टिकल का वेरिएशन आता है, इसी चीज को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास इंटरनल एनर्जी से बातें रिलेटेड कुछ बातें। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, हीट passes into or out of the system, work is done on or by the system, matter enters or leave the system। अब ये क्या चीज है कि हमको अगर सिस्टम को रीड करना है, किसके टर्म्स में, वर्क के टर्म, तो कैसे रीड करेंगे,
लेकिन उससे पहले एक चीज हमको पढ़नी है जिसको कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहानी है इसकी, समझते हैं। कौन सी चीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हमने, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा कौन सा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, देखिए बुकिश लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको लगता है, लेकिन हम इसको सरल करके बनाएंगे, इसको इजी फॉर्म में लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम डायरेक्टली जज कर लें कि ये इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा। डायरेक्टली फटाफट देखिए, पहली बात तो क्या है, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी which doesn't depend on mass of the particle। mass of the particle पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, या कह दो मास ऑफ द पार्टिकल। साइज और नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ये सब बुकिश लैंग्वेज है। क्या ये बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन हम इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई साहब हमको कॉम्पिटिटिव डोमेन में अगर सर्वाइव करना है तो बुकिश लैंग्वेज से नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। किससे बढ़ सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग से। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया, ठीक है। सिस्टम में एक बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स को आप क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो? दो पार्ट में, ठीक है। आपने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब आपने इस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसके अंदर क्या रहा होगा? पार्टिकल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? पार्टिकल्स रहेंगे। अब जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा? पहले मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम था 10 ml, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा? 10 ml। अब इसको अगर दो अलग अलग पार्ट में कर दोगे तो मान लेते हैं इसका 2 ml हो जाएगा और इसका मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 8 ml हो जाएगा। दोनों के वॉल्यूम अब अलग अलग हो गए। तो यहां पर एक डायरेक्ट रूल लगाना है आपको। क्या लगाना है रूल? रूल ये है, इफ आफ्टर डिवीजन, मतलब इस कोई भी चीज सिस्टम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? सिस्टम। तो अगर सिस्टम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, इफ आफ्टर dividing the system in two parts, the system in two parts, the property of the particle remains same in both half, इन बोथ पार्ट। अब ये क्या कहानी है? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने सिस्टम लिया और सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर उसको डिवाइड करने के बाद भी इसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए, तो वो भाई साहब क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या बोल रहा हूं? रिपीट। सिस्टम हमने लिया, उस सिस्टम को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, जो यहां पर वैल्यू थी सिस्टम के अंदर, पार्टिकल के अंदर, वही इन दोनों में अगर वैल्यू रह जाती है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता है, तो हम उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर वेरिएशन आ गया तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
इसमें याद रखेंगे क्या होगा, वेरिएशन आएगा, इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, नो वेरिएशन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको दो पार्ट में, अब देखो यहां पर एग्जांपल देखो, 10 ml क्या है, वॉल्यूम है। ये सिस्टम का वॉल्यूम था पहले 10 ml, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये अलग वॉल्यूम हो गया, इसको V1 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया मैंने, V2। तो दो अलग अलग वॉल्यूम बन गए। अब इसके बराबर में वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम दोनों का चेंज हो गया। तो अगर चेंज हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर चेंज होगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, चेंज नहीं होगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ध्यान रखिएगा। आगे और बात कर लेते हैं इसके बारे में, देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मोलर मास ले लिया। क्या ले लिया, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास सब समझते हो। तो मोलर मास जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, एक आयरन रॉड लिया है। क्या लिया है, आयरन रॉड, Fe। क्या लिया मैंने, Fe। ठीक है, इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं। ये मेरा एक सिस्टम है जिसके ऊपर भी आप रिसर्च कर रहे हो, वो सिस्टम, उसके अलावा चीज, सराउंडिंग, और पूरे को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसको अलग अलग लिख लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर जो आयरन है और यहां पर जो आयरन है, इनका मोलर मास आप बताओ। तो क्या मुझे एक बात बताओ, इसका अगर मैंने दो अलग अलग पार्ट कर दिया तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा क्या? क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा? आप कहेंगे नहीं होगा सर। तो क्या मास नंबर चेंज होगा? आंसर है नहीं होगा, इसका मास नंबर रिमेन सेम। मास नंबर विल रिमेन सेम, मोलर मास विल रिमेन सेम, मोलर मास भी रिमेन सेम होगा। तो इसको चाहे आप 4 भाग कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, कितने भी पार्ट कर लोगे, इसका मोलर मास चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मोलर मास क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा, एनर्जी के जितने भी टर्म होते हैं, एनर्जी के जितने भी टर्म होते हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं। क्या होते हैं वो, एक्सटेंसिव होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी ले लो, कोई सी भी एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, कुछ भी ले लो। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों सर? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक टैबलेट ली, इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे इसके अंदर? पार्टिकल्स। अब इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस पार्टिकल्स को। ठीक है, इधर और इधर। मुझे बताइए, अगर इनको दो इक्वल पार्ट में या फिर अलग अलग मैंने कर दिया, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कुछ ज्यादा हो गए। अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसी में ज्यादा होगा और किसी में कम होगा। मान लेते हैं कि इसमें पार्टिकल टोटल 10 है, मान लेते हैं, और इसमें पार्टिकल हो गए टोटल, मैं मान लेता हूं 3, और इसमें कितने हो गए 7। तो अब जितने पार्टिकल होंगे उसी के अकॉर्डिंग तो एनर्जी डेवलप होगा। अभी मैंने आपको बताया था, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन, पोटेंशियल एनर्जी, रेस्ट पोजीशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे उतना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतना चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो अगर 3 है तो 3 ही होंगे, 4 है 7 है तो 7 ही होंगे, उसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जब पहले एनर्जी इसका होगा पार्टिकल के कारण, वो यहां पर वेराई करेगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल अलग अलग है, पार्टिकल अलग अलग है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो मास है, जो मास है, अगर मास चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मास अगर चेंज होगा तो उससे रिलेटेड चीजें भी चेंज होगी। ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, जैसे इंटरनल एनर्जी ले लिया, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। ये भी भाई साहब हमारे पास क्या है, एनर्जी का पार्ट है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी भी एक टाइप का एनर्जी है, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी,
ये क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, ये भी एनर्जी का पार्ट है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, कौन सा पार्ट आ गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। इंटेंसिव को और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटेंसिव को और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया डेंसिटी, क्या लिख दिया मैंने, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, चाहे आप कितना बड़ा ले लो, चाहे उसको छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर दो, अगर आयरन के लिए किसी की डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी आप उसको चाहे ब्रेक कर दो कितने भी पार्ट में, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। डेंसिटी जो इसकी होगी वही इसकी भी होगी, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता, रिमेन्स सेम। तो अगर डेंसिटी सेम है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये भी क्या हो गया हमारे पास, सेम है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेराई हो गया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात। अब एक चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, किसमें आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, क्या याद रखना है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, extensive property is always intensive, always intensive. Ratio of two extensive property is always intensive. मतलब क्या, जैसे मैंने लिख दिया इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज यहां पे चेंज लिख लेंगे क्योंकि डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर मोल लिख लिया मैंने, तो इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय मोल। अब मोल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं, तो मोल भी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब भी इनका वेरिएशन अगर रेशियो दे रखा होगा, पर मोल लिखा होगा कहीं पर भी, तो वो हमेशा कौन सा प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव। रेशियो हमेशा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा, ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब और क्या पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, अब कंसंट्रेशन टर्म्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट परसेंटेज, कुछ भी। तो जैसे मैं मोलारिटी का एग्जांपल लेता हूं, किसका ले लेता हूं, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि वॉल्यूम तो जो है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, वॉल्यूम जब चेंज हो सकता है तो ये एक्सटेंसिव होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स भी क्या है, एक्सटेंसिव है, चेंज हो सकता है, तो दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। इसलिए याद रखना है कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स हमेशा क्या होते हैं, इंटेंसिव। चाहे मोलैरिटी लिखते हैं, नॉर्मेलिटी लिखते हैं, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट पीपीएम, वेट बाय वेट पीपीवी, कुछ भी लिख दे कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन लिख दे, सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, क्योंकि वो हमेशा रेशियो होते हैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। किसके होते हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो होते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। तो ये बात हो गई किसके बारे में, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आई होप आपको चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रही होगी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज, ये सब छोटी छोटी चीजें जो इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। वर्क डन लिखा हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, इसको समझा लेते हैं। वन वे हीट, ठीक है, सराउंडिंग दे दिया, ठीक है, जनरल केस दे दिया, ठीक है, चलो ठीक है। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किसके बारे में, हीट के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, हीट के बारे में।
उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में। किसके बारे में? वर्क डन। ठीक, हीट। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। या इसी चीज को हम केमिस्ट्री के अंदर डीक्यू रखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होता है, इसलिए हम इसको डीक्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता रहता है, तो क्यू डीक्यू नहीं होगा। ये दोनों को सेम नहीं माना जा सकता, अलग अलग रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, एक जैसा ही माना जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होता है। सिस्टम के रेफरेंस में हम बात करते हैं तो क्यू लिखो चाहे डीक्यू लिखो, एक बात यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, अब देखिए, जैसे कि मैंने क्यू और डीक्यू लिखा, हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हीट कैसे जनरेट होगा? देखिए, ये जनरली किसके कारण होता है? वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन लाते हैं, क्या लाते हैं? टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन लाते हैं, तब ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? इट कॉजेस चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी को वो क्या करता है? बढ़ाता है। जब टेम्परेचर में आप वेरिएशन लाओगे तो वो क्या होगा? धीरे 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 सिस्टम का एनर्जी या पार्टिकल का एनर्जी को बढ़ाएगा। अब यही चीज जो पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी बनी है, वही चीज उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इट गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बेसिकली यहां पर हीट क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ये हो रहा है वेरिएशन इन टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण एनर्जी हो रही है, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो वो हीट रिलीज कर रहे हैं या हीट गेन कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। जब क्या होता है, जैसे मैंने एक टम्बलर लिया, क्या लिया? सिस्टम लिया, ठीक है। यहां पर पार्टिकल्स क्या है? यहां पर पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल है। अब इसमें हमने टेम्परेचर अप्लाई किया है, ठीक है, कर दिया। तो क्या होता है? देखिए कि भाई साहब, जो भी आपने टेम्परेचर दिया है, इसके कारण रैंडम मोशन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? रैंडम मोशन बढ़ जाता है। तो रैंडम मोशन जब बढ़ेगा, इसको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जब इसको एनर्जी मिलती है ना, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो कुछ तो वर्क डन करेगा, और उसके वर्क डन के प्रोसेस में रिएक्शन जब होगा तो उसमें से हीट रिलीज होती है या फिर हम हीट गेन करते हैं। तो पहले भाई साहब हमने इसको हीट दिया, पहले हमने क्या किया? इसको हीट दिया, एनर्जी टेम्परेचर वेरिएशन करके दिया। तो या तो ये क्या करेगा? बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, पार्टिकल, मैं किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं? पार्टिकल के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? पार्टिकल। तो पार्टिकल के रेफरेंस में या तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट बाहर निकालेगा। वर्क डन करेगा तो हीट बाहर निकलेगी, उसके बाद वापस से रीएक्टिवेट होने के लिए वापस से एनर्जी चाहिए होगी। तो या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा या हीट को रिलीज करेगा। दो टाइप के हम प्रोसेस जानते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। तो हीट या तो एब्जॉर्ब होगा या हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जब सिस्टम हीट को क्या करे? एब्जॉर्ब करे, तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिस्टम क्या करे? हीट को एब्जॉर्ब करे, तो इस सिस्टम, ये जो पार्टिकल है, इसको हीट दी गई है एंडो, तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हीट बाहर की तरफ निकाल दिया हो तो सिस्टम के रेफरेंस में हीट बाहर निकल रही है, मतलब हीट का यहां पर लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो Q की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। Q की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ क्या है? When work is done by the system, ये किसके रेफरेंस में है? Work is done by the system. Work is done by the system. जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो हीट बाहर निकालेगा, तो माइनस एक्सोथर्मिक। यहां पर सिस्टम पे वर्क हो रहा, तब समझ में बात? ये हीट के रेफरेंस में कुछ चीजें समझ में आ गई आपको? क्लियर है बात? हीट हमने पढ़ाई का कौन सा फंक्शन में आता है? डेफिनेटली ये पाथ फंक्शन है।
सा फंक्शन है ये? पाथ फंक्शन है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये थी किसके बारे में? हीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, अब हीट जो है एक प्रोसेस आता है हमारे पास। कौन सा प्रोसेस आता है? जिसका नाम क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने क्या किया, एक सिस्टम लिया, एक सिस्टम ले लिया और इसके अंदर पार्टिकल रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं कि भाई साहब ये है सिस्टम और इसके बिल्कुल पास वाली चीज को हमने क्या कह दिया? सराउंडिंग। इसको क्या कहा मैंने? सिस्टम, और इसके बिल्कुल पास वाली चीज को, इसके बाहर, इसके अलावा जो चीज है उसको सराउंडिंग कहते हैं, और पूरे पार्ट को हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर जो हीट है और सराउंडिंग के पास जो हीट है, क्या बोला मैंने? जो इसके पास हीट है, मान लेते हैं इसको इनिशियल और इसको मैं मान लेता हूं फाइनल। जो सिस्टम के अंदर हीट है और जो सिस्टम के बाहर में हीट है, अगर इन दोनों का मैं वेरिएशन ले लूं, मतलब डेल्टा क्यू ले लूं, डेल्टा क्यू होगा क्यू एफ माइनस क्यू इनिशियल, मतलब यहां पर सिस्टम में क्या है? बाहर है, मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों का मैं वेरिएशन लूं तो ये क्या आ जाए? जीरो। क्या लिखा हुआ है? जीरो। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा हो। क्या हो? दोनों के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो रहा हो, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है केमिकल रिएक्शन का, ये प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? एडियाबैटिक। तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो नेट चेंज क्या होगा? जीरो। नेट चेंज क्या होगा? जीरो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अब कौन से प्रोसेस और भी होते हैं देखिए। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस, एक होता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, एक होता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस और एक होता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सब सारे प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस मतलब कैसे रिएक्शंस हो रहे होंगे, कैसे रिएक्शंस हो रहे होंगे, उसी चीज को हम क्या कह देते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो आइसोथर्मल, क्या लिखा हुआ? आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और थर्म से मतलब है हमारा टेम्परेचर। तो अगर नेट चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए? जीरो। नेट चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए? जीरो। या फिर हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर में भी वेरिएशन नहीं आता, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, ऐसा नहीं होगा कि हमने एक बड़ा सा ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक का जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं आइस ब्लॉक लिया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि इसका काटते ही 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा। दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आया ब्रेक करने के बाद भी, तो वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव। ब्रेक करने के बाद अगर ब्रेक नहीं आया तो इंटेंसिव। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो नेट चेंज टेम्परेचर में क्या होगा? जीरो। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो, तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कहते हैं। किसी में भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक का मतलब क्या है? नेट चेंज इन प्रेशर इज जीरो, दैट मींस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो
इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, आइसोबैरिक। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होता है, नेट चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। नेट चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइकिल क्या होता है, देखिए ये चीज है, मान लेते हैं मैंने गोल सा क्या बना दिया है, सर्कल। आपने सभी जगह डिस्प्लेसमेंट वगैरह सबके बारे में पढ़ा ही होगा। एक होता है डिस्टेंस और दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स के अंदर हम ये सब चीज पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हमने नेट चेंज कितना देखा, नेट चेंज। और ये क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि भाई साहब कितना पोजीशन कवर किया, पोजीशन कवर। ठीक है, ये बात करता है किसके बारे में, स्टेट के बारे में, कि पहले कहां पर था, अब कहां पर है। अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है तो हम कहेंगे कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जो डिस्टेंस है, चाहे एक ही जगह पर आप 3 बार घूम के आ जाओ तो आप क्या कहोगे कि ये जगह को मैंने 3 बार कवर किया। तो मान लेते उस जगह का डिस्टेंस कितना था वापस आने में 10 किलोमीटर, तो आपने 30 किलोमीटर कवर कर लिया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आप डिस्प्लेस कितने हुए, डिस्प्लेस मतलब अपने पोजीशन को कितना आपने ड्रिफ्ट किया या छोड़ा, तो आप कहोगे कि मैं जहां पर था वहीं पर आ गया, भले 3 चक्कर काट लिया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब अपने ही पोजीशन पे। ठीक है, नेट चेंज कितना होगा, जीरो। इसीलिए हम इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो मान लेते हैं कि यहां पर था, स्टार्ट हुआ था प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब जहां से स्टार्ट हुआ अगर वहीं पर आ गया, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर अगर आकर के रुक जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब यहां पर इनिशियल भी और फाइनल भी सेम है। क्या है यहां पर, सेम। तो अगर हम कहें कि कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ नेट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है भाई साहब। क्या आ जाता है, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो जाता है। ठीक है, एडियाबैटिक में आपको पता ही चल गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। नेट चेंज, नेट वेरिएशन इन हीट with reference to system and surrounding is zero, and surrounding is zero, is zero। ये सारे प्रोसेस हमने देखे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए ये सब सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, हीट के फॉर्म में हमने देख लिया, स्टेट फंक्शन है ये बता रखा है, इसके बारे में वेरिएशन बता रखा है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ये सब सारी चीजें इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, अब हम जानते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा वर्क के बारे में जान लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। अगर मैं कहूं, मान लेते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी by a virtue of which a particle gains any momentum, when external conditions are varied,
इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा अजीब सा लैंग्वेज हो गया, देखिए समझते हैं इसको आसानी से। आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, W इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम ds से बता देता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल्स टू F इनटू ds। अब क्या किया हमने? एक पिस्टन लिया, एक क्या लिया? टम्बलर। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री के रेफरेंस में, इन सब भावनाओं में नहीं जाए। देखिए, तो हमने क्या किया? पार्टिकल ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई साहब यहां पर हमने रख दिया एक पिस्टन। क्या रख दिया? पिस्टन। पिस्टन सभी ने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल पिस्टन का कौन सा हो सकता है? आप होली खेलते हैं ना, जब पिचकारी मारते हैं ऐसे, आप ऐसे पीछे करो तो पानी अंदर आ जाता है, वैक्यूम क्रिएट होने के कारण, और जैसे ही आप पुश करते हो तो पानी बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर जब ज्यादा होगा तो इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर में वेरिएशन आता है, जिसके कारण से पानी बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर से जब हम प्रेशर लगा देते हैं, इसको P एक्सटर्नल कहा जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर। और ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है भाई साहब, इसकी अपनी भी तो भाई साहब एनर्जी है। ये पार्टिकल टकरा रहे एक दूसरे से, ये दोनों आपस में टकराएंगे, सबकी इंडिविजुअल एनर्जी है, सबकी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है। यहां पर भी प्रेशर है। आप कहेंगे कैसे सर प्रूव कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये दोनों अगर आपस में टकराता है, ठीक है, तो आपको पता है क्या कि जब ये इसके साथ में टकराएगा तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स। डेफिनेटली कोई चीज टकराएगी तो उसमें फोर्स होगा। और यहां पर जो फोर्स है, जब ये इसके ऊपर टकराएगा तो इसका कुछ एरिया तो कवर करेगा ही। जहां पर ये टकराएगा, मान लेते हैं ये दो पार्टिकल, ये इस तरीके से गया इससे टकराने के लिए, तो यहां पर टकराया, इस एरिया पे इंपैक्ट किया इसने। तो आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो यहां पर क्या जनरेट होगा? प्रेशर जनरेट होगा। यहां पर क्या जनरेट होगा? प्रेशर। ये क्या कहलाएगा? प्रेशर ऑफ द सिस्टम। क्या कहलाएगा ये? प्रेशर ऑफ द सिस्टम। क्योंकि हम पार्टिकल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, गैसेस पार्टिकल है यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? प्रेशर ऑफ द सिस्टम। और बाहर से जो हम पिस्टन मूव करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, वो कहलाएगा हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, तो अगर जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा? प्रेशर में करेंगे वेरिएशन आएगा। क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। अब एक बात बताओ मुझे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अब ये जो फिजिक्स वाला है, थोड़ा सा इसको मैं केमिस्ट्री वाले में ले जाता हूं। देखिए क्या है, तो अगर इसी वर्क को मुझे लिखना है तो आपको पता है P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। तो क्या मैं फोर्स के जगह पे P इंटू A लिख सकता हूं? इस F के जगह पे P इंटू A लिख सकता हूं। P कौन सा यहां पर? एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है पार्टिकल पे, इंटू A। क्या हो गया? A। P एक्सटर्नल इंटू A लगा दिया, ये फोर्स है। और ये क्या है? इंटू ds। ds क्या है? मतलब चेंज इन लेंथ। अब ये पिस्टन इधर उधर मूव करेगा, ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसको मैंने किससे बता दिया? ds। पिस्टन को ऐसे लगाओगे तो ये मूव करेगा, ऊपर ले जाओगे तो मूव करेगा, ऐसे। तो ये पार्टिकल में क्या है? वेरिएशन। ये जो डिस्टेंस हो रहा है कवर, हम इसको क्या कहेंगे? ये डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस हो रहा है तो इसको किससे बताएंगे? ds, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या है? ये चीज क्या है हमारे पास? एरिया। और ये जो ds है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट लेंथ में ही होता है? क्या डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? लेंथ में ही होता है। तो आपको पता है कि अगर मैं एरिया इनटू लेंथ कर दूं, क्या कर दूं? एरिया इनटू लेंथ कर दूं, तो ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास वर्क डन का एक चीज आ जाता है, कॉन्सेप्ट Pex इनटू dv। dv क्यों लिखा? क्योंकि वेरिएशन इन वॉल्यूम होगा। अब पिस्टन को मूव करोगे तो वॉल्यूम भी तो कम और ज्यादा तो होगी, वॉल्यूम कम ज्यादा होगा, इसीलिए वेरिएशन हमने लिखा ds का यहां पे, तो dv लिख दिया, लेंथ में वेरिएशन होगा, ठीक। अब इसके सामने ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर नेगेटिव साइन हम लगाते हैं वर्क के। क्यों लगाते हैं? ताकि ओवरऑल जो कैलकुलेशन रहे उसमें कोई वेरिएशन ना हो, चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो,
उसमें कैलकुलेशन में कभी भी दिक्कत ना आए, इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर यहां पर माइनस साइन लगाया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। ठीक है, तो यहां से ये वाला इक्वेशन हमारे सामने आता है P EX into dV। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने ले लिया ये प्रोसेस, ठीक है, ये टम्बलर लिया, ठीक है, टम्बलर लिया। अब ये मेरे पास पिस्टन है, मान लेते हैं ये पिस्टन है। इस पिस्टन को मैंने मूव कर दिया इस तरफ, इतना डायरेक्शन मूव कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर बाई गैस है, कौन सा ये गैस है, क्या हो रहा है ये गैस है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया गैसियस प्रेशर से, तो क्या होगा, जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा और इंटरनल प्रेशर कम होगा तो धीरे 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 ये नीचे की तरफ जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो भाई साहब क्या होगा, यहां का जो वॉल्यूम है धीरे धीरे खाली होने लगेगा और यहां पर कौन आ जाएगा, पिस्टन आ जाएगा, यहां पे पिस्टन मूव करने लग जाएगा इस तरीके से। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहले इतना अगर फैला हुआ होगा तो पिस्टन जब मूव करेगा तो भाई साहब क्या करेगा, इस वॉल्यूम को कम करता चला जाएगा, वॉल्यूम को क्या करता चला जाएगा, कम। तो क्या करें हम यहां से एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जब वर्क डन जो होता है सिस्टम के ऊपर, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब वर्क डन सिस्टम के ऊपर होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए W क्या होता है, माइनस पी डी वी, लिख लिया, P एक्सटर्नल रहता है यहाँ, ध्यान रखिए। अच्छा, अगर dV की लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। इनिशियल वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, ये है इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनली यहां पर पहुंच गया क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। क्या हो रहा है इसके अंदर, कंप्रेशन। तो वॉल्यूम घटेगा, पहले ज्यादा था अब धीरे धीरे घटने लगेगा। तो मतलब क्या कहेंगे, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। ये वैल्यू क्या होगी यहां पर, इनिशियल बड़ी होगी फाइनल से। तो अगर इनिशियल वैल्यू ज्यादा है फाइनल से तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। कौन सी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ये मिलके क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो ये पॉजिटिव वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव वर्क डन। क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव वर्क डन। समझ में आ गई बात ये। अब यही अगर सिस्टम वर्क करे तो क्या होगा, ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, रिएक्शन। देखिए क्या हो रहा है, व्हेन वर्क इज डन, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करता है, कौन वर्क करता है, सिस्टम वर्क करता है। तो मैंने ये लिया, वापस वही कंडीशन में जा रहा है, ये गैस है, ठीक है, गैसेस पार्टिकल, ठीक है, और ये मेरे पास पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन। ये है P एक्सटर्नल और इसके कारण लगने वाला प्रेशर को हम P गैस कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो इंटरनल है, ये पार्टिकल जो इसकी एनर्जी, इसका जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। इसका प्रेशर क्या है, ज्यादा, मतलब बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हैं उससे इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। इंटरनल प्रेशर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या होगा, देखिए अगर बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा ज्यादा तो इंटरनल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर मूव करेगा। जैसे ये पिस्टन है, अंदर से प्रेशर अगर बढ़ रही है, धीरे 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 प्रेशर बढ़ा तो क्या करेगा, इस पिस्टन को भी ऊपर करेगा। तो जब इस पिस्टन को ऊपर करेगा तो कैसे ऊपर करेगा, जब गैसियस प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाए
ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो पहले यहां पर इतना ही वॉल्यूम था, ये क्या है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फाइनल वॉल्यूम यहां पे आ जाएगा। पार्टिकल क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। पार्टिकल क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ऊपर की तरफ भागेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतना वॉल्यूम कवर हो जाएगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, कम था। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे आप क्या करते हो, कभी भी आप ट्राई कर सकते हो, चावल वगैरह बनाते हैं तो टम्बलर लेते हैं, टम्बलर के अंदर पानी में चावल डाल करके हम ऊपर से उसको ढक देते हैं बर्तन से। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद आप देखना कि अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है कि ऊपर से वो टम्बलर हिलने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, और एक समय के बाद वो गिर जाता है। ऐसा होता है। प्रेशर कुकर में तो हम क्या करते हैं, सीटी लगा देते हैं तो प्रेशर वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसलिए वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होती है। लेकिन इसमें वॉल्यूम चेंज पॉसिबल हो जाता है, मूवमेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब सिस्टम वर्क करता है तो क्या होता है, W इजिकल्स टू माइनस पी वी होता है, इजिकल्स टू माइनस पी वी एफ माइनस वी इनिशियल माइनस पी एक्सटर्नल ये सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी एफ फाइनल बड़ा है, वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो मान लेते हैं इसको हाइपोथेटिकली, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3। तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मेरे पास पॉजिटिव वी आया है, तो प्लस और माइनस में मिला करके क्या हमारे पास ये वैल्यू जो है माइनस पी ई एक्स इंटू वी हो जाएगा, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या दे देगा, वर्क डन का नेगेटिव। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो वैल्यू नेगेटिव, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि फिर हमको दिखेगा। ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम वर्क करेगा, लॉस होगा, वहां पर एनर्जी का लॉस होगा, हीट का लॉस होगा। समझ पा रहे हो आप ये बात, किसका लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, हीट का लॉस होता है वहां पर। वर्क डन नेगेटिव, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मेरे अंदर से, एक बार ले लें। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कहानी आती है कि भाई साहब प्रोसेस करने के दो तरीके हैं हमारे पास। प्रोसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के दो तरीके हैं। केमिकल रिएक्शन प्रोपोगेशन, केमिकल रिएक्शन दो तरीके से प्रोपोगेट करता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप से, एक तो होता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस। एक है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा है हमारे पास इररिवर्सिबल प्रोसेस। दो तरीके से प्रोपोगेशन होता है। अब कैसे हम पता करें कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा और इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको वर्क डन के रेफरेंस में। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की, और एक होता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, समझना क्या कहानी है इन दोनों की, एक एक करके हम समझते हैं। इसको अलग साइड पे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कोई एक सिस्टम लिया, ठीक है, ठीक है, सिस्टम। अब क्या होता है, देखिए जैसे यहां पर कोई पिस्टन है, क्या है, पिस्टन है। कोई चीज अगर रिवर्सिबल है तो मतलब वो मूवमेंट दोनों तरफ से हो सकता है। यहां पर कोई प्रेशर लगा रहा हूं मैं, एक्सटर्नल प्रेशर, क्या लगा रहा हूं मैं, एक्सटर्नल प्रेशर, और यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उसके कारण क्या लग रहा होगा, पीजी, क्या लग रहा होगा, पीजी। मतलब क्या है
कि रिवर्सिबल कब होगा? जितना मूवमेंट ऊपर की तरफ हो उतना ही बैकवर्ड मूवमेंट भी होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब जितना आगे बढ़ेगा उतना पीछे भी बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही पीछे भी बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि दोनों पॉसिबल है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जब पॉसिबल हो तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। अक्सर हम लोग ये बचपन में पढ़ते भी हैं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, ऐसा कुछ रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में ये ऐसा टाइप का बनाया हुआ आपको मिलता है। इसका मतलब है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है ये? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए इस रिएक्शन को फास्ट किया जाता है, इसको स्लो किया जाता है। अगर नहीं किया जाए तो ऐसा भी इनफाइनाइट टाइम पीरियड में होगा, इसीलिए हम इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन मॉलिब्डेनम ये सब यूज करते हैं। अब क्या कहानी है इसकी समझिए। तो जितना आपने इसको ऊपर से प्रेशर लगाया उतना ही नीचे से भी प्रेशर आ रहा है। तो जितना ये नीचे घसीटने की कोशिश कर रहा है उतना ही ये ऊपर भी भेज रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है ये उतना ही ऊपर भेज रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है उतना ही ऊपर भेज रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है नेग्लिजिबली ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर और जो गैस के कारण पार्टिकल के कारण लगने वाला जो प्रेशर है वो नियर अबाउट सेम हो जाता है। तो जब नियर अबाउट सेम होता है तो सिस्टम किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब नेट मूवमेंट जो है वो बराबर होगा दोनों तरफ, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम में पोजीशन आ जाती है तो ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पीरियड में होता है। किसमें होता है ये? इनफाइनाइट टाइम पीरियड। कब होगा ये नहीं पता, कब होगा ये नहीं पता। जैसे कि मैं अपने बारे में बात कर लूं, यूनिवर्स के रेफरेंस में मैं कहूंगा कि आज से बहुत बिलियन बिलियन सालों के बाद जो है वो सूरज की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और डार्क हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक। तो वो कब होगा? वो इनफाइनाइट टाइम पीरियड है। तो उसके रेफरेंस में मैं अभी वेरिएशन को नहीं देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं। बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे, तब तक मैं इस दुनिया में ही नहीं हूं। तो कहने का अर्थ है क्या कि अगर मेरे को वेरिएशन देखना है इन सब चीज के बारे में तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस को वो कहेंगे, वो प्रोसेस है जिसमें टाइम फ्रेम कैसा होता है? इनफाइनाइट। बहुत लंबा टाइम लगता है इसको काम को होने में। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल और लीस्ट पॉसिबल। ज्यादातर रिएक्शन आपको क्या मिलेंगे? इररिवर्सिबल। ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? इररिवर्सिबल रिएक्शंस मिलेंगे। इसमें ऐसा कंडीशन होता है, इसको क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। टाइम पीरियड क्या लगता है? बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होगा? ये इधर मूव करेगा फिर इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा फिर इधर। तो बहुत धीरे 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 मूवमेंट होना चाहिए, बहुत धीरे। ठीक है, तो ये कहानी होती है इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस के। अब आ जाता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल वो है जो प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे इसको इसके एग्जांपल में पढ़ते हैं टाइम ऑफ रेफरेंस में। देखिए ये हमारे पास पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। ठीक है, बाहर से हमने क्या रखा हुआ? पिस्टन। पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास पी एक्सटर्नल लगाएंगे और इसके कारण लगने वाला पीजी होगा। अब अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा पीजी से तो क्या होगा? ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। पिस्टन क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। मूवमेंट विल स्टार्ट। मूवमेंट विल स्टार्ट। और इस तरीके से किसी भी रिएक्शन को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। एक रिएक्शन को क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमने पार्टिकल के अंदर जब प्रेशर अप्लाई किया तो उसके अंदर क्या वेरिएशन आया, हम ये पढ़ पाएंगे, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं तो अगर वो एक ही जगह पे होगा, इतना कम डायरेक्शन
डिस्टेंस मूवमेंट होता है उसमें रिवर्सिबल में, क्या आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, कहाँ वही तो है, कहाँ वही तो है, कहाँ वही तो है। लेकिन यहाँ पर आप वेरिएशन निकाल पाएंगे। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर रेड इन केमिस्ट्री। बहुत कम होते हैं जो हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, लीस्ट अमाउंट में होते हैं, वो भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट लगाने पे रिएक्शन परफॉर्म होता है। मूवमेंट विल स्टार्ट, हेंस वर्क डन इज पॉसिबल हियर, वर्क डन इज पॉसिबल इन फाइनाइट टाइम, इन फाइनाइट, ये अलग अलग चीज है। इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पॉसिबल है। ठीक है, ये कहानी है। इसको कहा जाता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब क्या चीज ध्यान रखनी है हमको, आते हैं हम इस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखिए ये यही बात करता है, द एनर्जी इन द यूनिवर्स remains constant, remains constant, that is the net change remains same, या कहते हैं, और the energy can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, but it can change its form. ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है इक्वेशन इसका, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये क्या चीज है, देखिए जैसे कि हमने कोई एक टर्मिनल बनाया है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है, तो इस जो पार्टिकल के रेफरेंस में बात करूंगा, इसका इंटरनल एनर्जी होगा, क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा इसका, जिसका हम वेरिएशन निकालते हैं तो डेल यू बताते हैं, क्या बताते हैं, डेल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड। ठीक है, अब क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब जो भी इसके अंदर वेरिएशन आएगा इंटरनल एनर्जी, वो किसके कारण और किस फॉर्म में आएगा, तो डेफिनेटली चेंज इन हीट के कारण आएगा, और वही चीज वर्क डन में चेंज हो रहा होगा, किसमें चेंज हो रहा होगा, वर्क डन। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा, कोई भी वेरिएशन इंटरनल एनर्जी में आएगा या कोई भी वेरिएशन दिखेगा तो वर्क डन के फॉर्म में दिखेगा या हीट के फॉर्म में दिखेगा। तो इन दोनों में क्या रहेगी, हमेशा इक्वालिटी, मतलब जितना भी वेरिएशन इंटरनल एनर्जी में आएगा वो इन दोनों फैक्टर के बराबर होगा। इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू ये लिख दो, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। ठीक है, अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अलग अलग पैरामीटर हम देखते हैं कि अगर प्रोसेस, कंडीशंस देखते हैं, इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब एडियाबैटिकली ये प्रोसेस हो रहा है। तो आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू की वैल्यू जीरो होती है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसमें जब रखोगे आप पहले वाले इक्वेशन में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर हो जाता है, वर्क डन के बराबर। डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर हो जाता है, वर्क डन के बराबर हो जाता है, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है,
कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? मेरे अंदर से आपको परेशानी नहीं आ रही होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना है, क्या कि जो हमारे पास डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कौन सा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी is a temperature dependent function, is a temperature dependent function। मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको थोड़ा ढंग से लिखना है। ये कौन सा फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। लेकिन ये किसके लिए अप्लाई होता है? ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस कंडीशन में। किसके लिए अप्लाई होता है? आइडियल गैस। जब रियल गैस आ जाएगा तो टेम्परेचर पे नहीं, प्रेशर पे भी, वॉल्यूम पे भी, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आइडियल गैस पूछा जाएगा, जनरली इस चैप्टर में आइडियल गैसेस ही आपको दिया जाएगा। जब तक हम कॉम्पिटिटिव डोमेन में नहीं जा रहे हैं तब तक हमारे पास आइडियल कंडीशंस ही रहते हैं। रियल गैस कंडीशन जो है वो बना सकते हैं, तो वहां पर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर मैंने कहा कि भाई साहब मुझे ये बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कंडीशन दूसरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कि जिसमें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाए। तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा उस समय डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि ये एक टेम्परेचर फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रह गया तो इसमें भी नेट चेंज जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, नोट कर लो। चलिए, आज काफी कुछ हमने पढ़ा है, इसका एक बार आप रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? इसका रिवीजन करेंगे और इन सब चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकालना है मुझे। कब? व्हेन नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। कोई भी हीट एब्सॉर्ब नहीं हो रही है सराउंडिंग से, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है। जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव वर्क। क्या कहलाता है वो? पॉजिटिव वर्क। लेकिन यहां पर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? Q की वैल्यू जीरो है। Q की वैल्यू क्या है? जीरो है, लेकिन वर्क डन हो रहा है। इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव? सिस्टम का वॉल कैसा है? सिस्टम का वॉल कैसा है? ध्यान रखिएगा, हीट जब एक्सचेंज नहीं होती है वॉल के बीच में, जब Q की वैल्यू जीरो हो जाए तो ध्यान रखिएगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। कैसा कहलाता है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती है। और यहीं पे यही लिखा हुआ है, नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस। अगला देखिए, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर कोई वर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छी बात है। बट Q amount of heat is taken out of the system and given to the surrounding. What type of world does the system have? मतलब सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो रही है। सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो रही है। सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं हो रहा, तो मतलब सिस्टम कैसा है? क्लोज है। सिस्टम कैसा है? क्लोज है। अगर खुला रहता तो ऊपर नीचे से प्रेशर वेरिएशन हम देख सकते हैं। अब सिस्टम क्लोज है तो वर्क डन नहीं हो पा रहा, तो मतलब क्या है कि हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। याद करिए,
हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, वर्क डन नहीं हो पा रहा, तो ये क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब ये कैसा वर्क है, नेगेटिव वर्क। तो अगर सिस्टम वर्क करेगा तो हो सकता है पार्टिकल बाहर की तरफ निकले, या क्लोज होगा तो अंदर ही मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सप्लाई किया जा रहा है हीट को। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? सिस्टम वर्क भी कर रहा है, सिस्टम वर्क भी कर रहा है, सिस्टम को एनर्जी भी मिल रही है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट जो है ये हमारे पास देखते हैं। क्या लिखा हो, वर्क W वर्क अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। वर्क डन कर रहा है सिस्टम और Q अमाउंट ऑफ नो वर्क इज डन में क्या हो जाता है हमारे पास, देखिए थर्मिकली कंडक्टिंग वॉल। थर्मिकली कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या होता है, थर्मिकली कंडक्टिंग वॉल का मतलब हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल। पहला वाला कौन सा था, एडियाबैटिक, हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। और थर्ड में हमारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। कौन सा सिस्टम हो गया, क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें हीट एक्सचेंज तो पॉसिबल है, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब ये वर्क है जिसको मैंने आपको समझाया, पी डेल्टा भी, इन सबको पिस्टन ये दे रखा है, इन सब के बेसिस पे एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये वाला एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बता करके बताया। अब जब हम देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया मैंने, स्लो होता है और इसमें इक्विलिब्रियम वगैरह होता है। एक बार आप रीड करेंगे इन सब चीज़ों को, आपका काम आसान हो जाएगा। आइसोथर्मल के बारे में बताया मैंने आपको। अब ये नेक्स्ट जब हम आएंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये कैसा है एक्सप्रेशन, इसके बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एंथैल्पी के बारे में फिर बात करेंगे, डेल्टा H निकालना सीखेंगे, ये रिएक्शन को हम इक्वेशन को हम डेराइव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा हमारे पास एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने पढ़ लिया, देखिए ये हाफ करके बता रहा है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। हीट कैपेसिटी मैं आपको बताऊंगा क्या कहानी है, ठीक है। इसको कैसे मेजर करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं इसमें, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके लिए कैलोरीमीटर यूज करते हैं डेल्टा H के लिए, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट लाइन हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स का। ये सब सारे स्टैंडर्ड फेजेस पढ़ता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम इसके बारे में डील करेंगे, थर्मोडायनामिक इक्वेशंस। और फिर लास्ट में बच जाएगा हमारा हेस लॉ, ठीक है। इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी भी बचेगा इसके बाद, एंट्रोपी और एंट्रोपी, फिर गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब बच जाएगा, स्पॉन्टेनिटी हो गया। चलिए ठीक है, अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। कंडीशन क्या है, इसको रेगुलर बेसिस पे आप पढ़िए, इसको बार बार देखिए। अगर आपको डाउट फील होता है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पार्ट 2 जो आएगा, इससे आगे हम बढ़ेंगे और फिर पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे, या हो सकता है पार्ट 2 के अंदर ही हम थोड़ा एक्सटेंड करके उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।